ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं अहमदाबाद से जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू करेंगे, लेकिन एक बात दर्शकों से जानना चाहूँगा कि अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के जरिए अच्छी आमदनी कर रहे हैं तो कहीं वो ज़्यादा टैक्स तो नहीं चुका रहे हैं? क्योंकि कई बार लोग प्रिजम्पटिव स्कीम का फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो मुकेश जी, पहले ये बताएं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के जरिए जो लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं वो प्रिजम्पटिव टैक्स के दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या नियम क्या कहता है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपने बहुत सचोट सवाल खड़ा किया है। अब ये हमें ध्यान में रहना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट में जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की इनकम है उसको रेगुलर बिजनेस इनकम माना जाता है। एक समय था जब उसको स्पेक्यूलेशन की इनकम गिनी जाती थी, उसमें कुछ सवाल भी खड़े होते थे, पर कई सालों से ये सेटल्ड पोजीशन है कि इट इज़ बिजनेस इनकम। अब बिजनेस इनकम के लिए जो सेक्शन 44AD है उसके तहत नियम ये है कि अगर आपका 2 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर है तो आप प्रिजम्पटिव इनकम के दायरे में आते हैं, और प्रिजम्पटिव इनकम के दायरे में आते हैं तो आपकी जो लायबिलिटी है टैक्स की वो ये बनती है कि कम से कम जो चेक से अमाउंट्स होते हैं, क्योंकि F&O तो उसी में होगा, 6% या ज़्यादा अगर आप उसमें से प्रॉफिट दिखाते हैं, माना आप सब बहुत सारा खर्च भी क्लेम कर सकते हैं उसमें से, तो उसके लिए आपको कोई अकाउंट्स या ऑडिट की आवश्यकता नहीं है। नॉट ओनली दैट लक्ष्मण जी, एक बड़ा फायदा आपके लिए यह है कि इनकम टैक्स आपके केस में इस पॉइंट पर वो कोई स्क्रूटिनी भी नहीं करेगा क्योंकि आप कानून को फॉलो कर रहे हैं। तो कई सारे केसेस में हम देखते हैं कि लोग F&O की पूरी रिसीट इनकम दिखा देते हैं, वो खर्च वगैरह क्लेम नहीं करते हैं। अब उसके लिए कोई आपको अकाउंट्स या कोई एविडेंस रखने की भी आवश्यकता नहीं है, आपने उतना अपने बैंक अकाउंट में से निकाला होना चाहिए और आप कहते हैं कि ये मेरा खर्च है तो आपको मिलेगा। तो टैक्स बचाने का आपके लिए पूरा अवकाश है अगर 2 करोड़ के अंदर आपका F&O का टर्नओवर है। बिल्कुल, तो F&O वाले ध्यान दीजिए, टैक्स आप कैसे बचा सकते हैं उसका तरीका ही बताया। लेकिन मुकेश जी, इसमें अगर मान लिया कई लोग लॉस भी कर जाते हैं कई बार, तो लॉस करने पर भी क्या ऑडिट की जरूरत पड़ती है? जी, अच्छा, बिल्कुल। अब इसमें नियम जैसे मैंने बताया, फायदा ये है कि अगर 6% या ज़्यादा आप प्रॉफिट दिखाते हैं तो आपको अकाउंट्स, ऑडिट और स्क्रूटिनी के एग्जम्पशन का फायदा मिलता है। पर 6% से कम है, माना आपने अपनी अलग आय के साथ इसमें लॉस दिखाया, तो आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं। या तो लॉस बड़ा है तो आपको अकाउंट्स को रख के ऑडिट करा के आपको लॉस क्लेम करना पड़ेगा, या तो आपको कम से कम 6% दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपके केस में ऑडिट नहीं किया, अकाउंट्स नहीं रखे और स्क्रूटिनी का भी सवाल खड़ा हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके पॉजिटिव साइड, और इसका नेगेटिव साइड ये है कि लॉस है तो आपको ये सब जिम्मेवारी उठा के ही लॉस को क्लेम करना है। फायदे तो हैं लेकिन कई सारी सावधानियां आपको बरतनी होगी। चलिए मुकेश जी, शुरू करते हैं फिर से सवाल जवाब का सिलसिला। कई सारे कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चलते हैं कोलकाता, प्रीतम मित्रा जी फोन लाइन पर है। प्रीतम जी बताएं। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जहाँ मेरा कर्म स्थान है वहाँ से अगर मुझे इंटरेस्ट फ्री अगर मुझे लोन अगर मिलता है तो क्या मेरे जो टैक्स जो सैलरी इनकम में जो टैक्स जो लायबिलिटी होके इंक्रीज होगा? प्रीतम जी, आपका सवाल जो है, पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि पश्चिम बंगाल के एक 24 परगना जैसे एक छोटे से शहर में भी लक्ष्मण जी हमारे दर्शक हैं और इतने इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपका जो सवाल है कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है, आपके एम्प्लॉयर्स अगर आपको कोई इंटरेस्ट फ्री या तो कंसेशनल इंटरेस्ट से लोन देते हैं तो इसके लिए आयकर जो सेक्शन है, सेक्शन 17, और उसका जो रूल है, अधिनियम है रूल 3, उसके तहत परक्विजिट इसको मान के उसका वैल्यूएशन के रूल्स है
उसके तहत आपकी इनकम में ये जोड़ा जाएगा। आपको एक दृष्टांत के तौर पे मैं समझाऊं, मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको 20 लाख रुपए की हाउसिंग लोन इंटरेस्ट फ्री दी है, तो उसके लिए नियम ये है रूल 3 में कि हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो सेट रेट्स होते हैं विविध प्रकार की लोन के लिए, वो रेट को लेके आपका ये परक्विजिट का वैल्यू होगा। तो ये 20 लाख पर आपका 7%, क्योंकि अभी 7% का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट है, तो 1,40,000 ये पूरे साल के लिए आपकी सैलरी की आय के साथ ये अमाउंट को जोड़ा जाएगा और उस पर टैक्स की वसूली होगी। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस भी हैं, वो आप ख्याल में रखें। एक तो अगर छोटी मोटी लोन आपको इंटरेस्ट फ्री मिलती है जिसका मान लीजिए अमाउंट 20,000 या उससे कम है, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नोशनल इंटरेस्ट गिनने का या परक्विजिट वैल्यू में लेने का सवाल खड़ा नहीं होता है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कोई भी नोटिफाइड मेडिकल डिजीज, मान लीजिए टीबी है, कैंसर है, एड्स है, ये सब प्रकार के जो है कार्डियक, ये सब डिजीजेस के लिए कोई भी अमाउंट की लोन देता है इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल इंटरेस्ट से, तो वहां भी आपको पूरा एग्जम्पशन है ये पर्क वैल्यू। चलिए, तो ये सारे कंडीशन हैं यहाँ पे जो इन्होंने बताया, जो ये अपवाद है जहाँ पे आपको कोई अलग से टैक्स की देनदारी नहीं बनती है। मुकेश जी, आप इतने विस्तार से बताते हैं और दिलचस्प तरीके से कि मुझे आगे बढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, कई सारे सवाल और भी हमारे साथ जुड़ चुके होते हैं पहले से कॉलर्स। तो और अब बारी है जीएसटी से जुड़े सवाल लेने की। गुजरात के नवसारी से प्रियंका सिंघवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। प्रियंका, बताएं क्या सवाल है आपके पास? यस सर। सर, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 4480 के तहत धंधा के आय की गिनती टर्नओवर के 6% के आधार से करने का प्रावधान है। उसी तरह व्यवसाय के केस में सेक्शन 4480 के अनुसार रिसिप्ट की 50% की काउंटिंग की जाती है। तो मेरा प्रश्न यह है कि टर्नओवर या रिसिप्ट की गिनती में क्या जीएसटी का समावेश करना जरूरी है? इसका कारण ये है कि जीएसटी की वसूली तो करदाता को सरकार को जमा करानी होती है। प्रियंका जी ने पूरा रिसर्च कर रखा है। हाँ, आई थिंक लक्ष्मण जी, ये प्रियंका जी मेरे ख्याल से चार्टर्ड अकाउंटेंट लगती है, क्योंकि इतना सटीक उन्होंने सवाल पूछा जिसमें उसका उत्तर भी अंशतः शामिल, उसका एटलीस्ट लॉजिक शामिल था कि भाई जीएसटी, मान लीजिए प्रियंका आपके ही केस में मैं बात करूं, आप जानते हैं कि सेक्शन 44ADA के तहत अगर 50 लाख रुपए से कम रिसीट्स होती है कोई प्रोफेशनल के केस में, तो वहाँ 50% की प्रिजम्पटिव इनकम का ये नियम लागू पड़ता है प्रॉफिट डिटरमिन करने के लिए। अब समझिए कि 40 लाख की आपकी रेगुलर आपने बिल्स रेज किए हैं जिस पर 18% माना 7,20,000 का आपने जीएसटी वसूल किया है, और सवाल अब ये आता है कि 40 लाख पर तो 50% के हिसाब से आपको 20 लाख पर टैक्स भरना है, पर ये 7,20,000 जो इफेक्टिवली आपकी इनकम है ही नहीं, वो तो आपको सरकार में जमा करना है, तो उस पर आप क्यों भरें? अब सवाल ये है कि इस पर कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन या कोई डायरेक्ट डिसीजन नहीं है, इसलिए शायद ये टैक्स गुरु का पहला हमारा एक ओपिनियन है। पर मेरा व्यू ये है कि जैसे सीबीडीटी ने कहा है कि जीएसटी के अमाउंट पर कोई टीडीएस भी नहीं किया जाएगा क्योंकि उस पर सर्कुलर है, उसी लॉजिक से अगर हम देखें तो ये जीएसटी की रकम पर कोई एस्टिमेटेड इनकम माना 50% या बिजनेस के केस में 6 या 8% के टैक्स लगाने का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये मेरा और शायद आप कहें कि टैक्स गुरु का व्यू है, इस पर कोई ऑफिशियल इंटरप्रिटेशन नहीं है। चलिए, फिलहाल वक्त हो चला।